लड़की सड़क पर चल रही थी। उसने सफेद रंग का प्लेन सूट पहना हुआ था, हाथों में वेलवेट चूड़ियां, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी तेज हवा चलना शुरू हो गई और उसी के साथ हल्की बारिश भी। आरोही परेशान होते हुए हड़बड़ा कर बोली, तू भी ना आरू, पता था मौसम खराब है, छाता लेकर नहीं आ सकती थी क्या? अब देख, भीगना पड़ेगा। वो लड़की अपने हाथों से बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। बारिश के साथ तेज हवा उसकी चुनर को उड़ा रही थी। उसके लंबे ब्राउन सिल्की बाल उसकी कमर पर लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें उसे और खूबसूरत बना रही थी। ये थी आरोही मेहता। तभी कोई तेजी से उसके नजदीक आया और अपने छाते से आरोही को कवर कर दिया। वो लड़का आरोही को बारिश से बचाने की कोशिश में खुद भी भीग चुका था। जैसे ही दोनों की नजर एक दूसरे से मिली तो वो दोनों एक दूसरे में खो से गए। भीगी हुई आरोही जैसे सीधा उस लड़के के दिल में उतर रही थी। वहीं वो लड़का जिसका नाम था अरिजीत शर्मा, उसे देख ना जाने आरोही का दिल एक बहाव में बहने लगा था। वो बेहद ही हैंडसम था। ग्रे आईज, माथे पर बिखरे बाल, लंबी हाइट, परफेक्ट बॉडी। आरोही खोए हुए अंदाज, थैंक यू, आपने मेरी मदद की। मैं छाता लाना भूल गई थी। इतने खूबसूरत भूल के लिए शुक्रिया, वरना इतना खूबसूरत पल कैसे नसीब होता मुझे। पहली ही मुलाकात में जैसे दोनों के दिल एक दूसरे में खो जाना चाहते थे। तभी अरिजीत की नजर आरोही के हाथों में पड़े छाते पर गई। उसने आरोही के हाथ से छाता लेकर कहा, अरे ये तो रहा, छाता होते हुए भी भीग रही हैं आप। ओह सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं गया, दिमाग से निकल। इससे पहले आरोही अपनी बात पूरी करती, अरिजीत बिना कुछ कहे आरोही के हाथ में अपना छाता पकड़कर वहां से चला गया। दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए थे कि उन दोनों के छाते एक्सचेंज हो गए और उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहा। उसके जाने के बाद आरोही ने अपना सर पकड़ लिया। ओह गॉड, ये मुझे क्या हो गया? एक नंबर की गधी है तू आरू। वैसे ये कितना प्यारा था। आई विश कि इससे दोबारा मिल पाऊं। तभी आरोही का ध्यान छाते पर गया। ओह गॉड, हमारा छाता ही रिप्लेस हो गया। वैसे अच्छा इशारा है भगवान का, क्या पता इसी बहाने हम दोबारा मिल जाए। एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आरोही के होठों पर आ गई। 2 दिन बीत गए। आरोही की आंखों में जैसे वो लड़का बस सा गया था। रात के वक्त वो विंडो में खड़ी हुई चांद को देखकर बोली, पता नहीं कौन था वो, एक ही नजर में दिल में बस सा गया। गॉड प्लीज एक बार मिला दो उससे। नेक्स्ट डे शाम के वक्त वो घर लौट रही थी। अचानक से उसकी स्कूटी बंद पड़ गई। वहाँ बैठे 3 लड़कों का एक गैंग तेजी से आरोही के पास आकर उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। खूबसूरत हसीना इतनी रात को, अरे भाई थोड़ा हमें भी खातिर का मौका दो ब्यूटीफुल। देखो मुझे कमजोर लड़की मत समझना। 2 मिनट में धूल चटा दूंगी, इसलिए मुझे जाने दो। अरे रे, मिल जाएंगे खाक में भी, लेकिन उससे पहले अपने हुस्न की बारिश में भिगा दो जाने मन। आरोही बहुत डर चुकी थी। रात अंधेरी थी। अचानक से बारिश भी शुरू हो गई। तेज सुनसान सड़क पर गहरा सन्नाटा था। आरोही का रंग डर से पीला पड़ चुका था। तभी उन दोनों लड़कों ने आरोही का हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे एक जोरदार चीख आरोही के मुंह से निकल गई। उस लड़के के खींचने से आरोही की कुर्ती का शोल्डर फट गया। तभी हवा के एक झोंके की तरह बाइक पर एक लड़का आया। उस लड़के ने उन दोनों लड़कों को कपड़ों की तरह धो डाला। कोई लड़का जो बुरी तरह से उन दोनों लड़कों को पीट रहा था। आरोही को अंधेरे में उस लड़के का चेहरा नहीं दिख रहा था। थोड़ी ही देर में वो लड़के बुरी तरह से जख्मी हो गए और किसी तरह वहाँ से भाग निकले। आरोही डर से बुरी तरह से कांप रही थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही लड़का अरिजीत शर्मा था। वो जल्दी से आरोही के पास गया। जैसे ही थोड़ी रोशनी अरिजीत के चेहरे पर पड़ी तो आरोही झट से उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आरोही का यूं गले लगना
अरिजीत के दिल को धड़का गया। वो खुद से बोला, ये मुझे क्या हो रहा है? इसका मेरा नजदीक होना मुझे अपनी तरफ क्यों खींच रहा है? ना जाने कब अरिजीत के हाथ आरोही की कमर पर चले गए। जब आरोही थोड़ी शांत हुई तो नजरें चुरा कर बोली, I'm sorry, वो मैंने आपको। अरिजीत ने अपनी जैकेट निकाल कर आरोही को पहना दी और उसे एक साइड ले गया जहां बारिश की बूंदें नहीं आ रही थी। दोनों वहां बारिश के रुकने के इंतजार में बैठ गए। वैसे तुम प्रॉब्लम्स के पीछे भागती हो या फिर प्रॉब्लम्स तुम्हारे पीछे? तुम क्यों मुसीबत को इनविटेशन देती रहती हो? और ये बारिश और तुम्हारा मिलना, ये कैसा इत्तेफाक है? ये सुनकर आरोही अरिजीत को घूरने लगी। हाय, मेरा नाम अरिजीत शर्मा है। मैं एक सिंगर हूँ और अभी अपने करियर को बनाने में लगा हुआ हूँ। और तुम? मैं आरोही, एक फैशन डिजाइनर। मेरा खुद का एक बुटीक है। तभी अरिजीत ने देखा आरोही सर्दी से कांप रही थी। भीगी हुई वो सीधा अरिजीत के दिल में उतर रही थी। वो उसकी आंखों में डूबकर बोला, वैसे एक बात कहूँ, तुम इस बारिश में ऐसी भीगी हुई और मेरी इस ब्लू जैकेट में बहुत हसीन लग रही हो। दिल कर रहा है कि। अपनी बात पूरी करने से पहले ही अरिजीत ने कपकपाती आरोही के होठों पर अपने होठ रख दिए और आरोही शर्मा कर उससे सिमट गई। बारिश थोड़ी रुकी तो अरिजीत बोला, सुनो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। और हाँ, पिछली बार हमारे छाते रिप्लेस हो गए थे तो वो भी एक्सचेंज कर लेंगे। छाते नहीं, दिल रिप्लेस हो गए हैं अरिजीत। अरिजीत आरोही को गले से लगा लेता है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे आरोही, और इस बारिश की तरह हमेशा प्यार बनकर एक दूसरे पर बरसते रहेंगे। हमेशा। और ये जगह हमारी प्यार की गवाह होगी। वक्त ऐसे ही बीतने लगते हैं। आरोही अरिजीत की दो मुलाकात सच्चे प्यार में बदल गई थी। दोनों अब एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं ले पाते थे। और कब 2 साल बीत गए दोनों को पता नहीं चला। एक दिन वो हमेशा की तरह मिले थे। 2 साल किसी खूबसूरत सपने की तरह बीत गए अरिजीत। मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और 2 साल में तुम भी एक फेमस सक्सेसफुल सिंगर बन गए। अब मुझे तुमसे शादी करनी है। अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकती। मैं भी अब तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता हनी। मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ और आज शाम में मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। ये सुनकर आरोही खुशी से उछल पड़ी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, बस एक बार घर वाले मान जाए, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे और कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। जहाँ वो दोनों अपनी आने वाले खूबसूरत कल के सपने देख रहे थे, वहीं किस्मत उनके साथ एक नया खेल खेलने वाली थी। शाम हो गई थी। अरिजीत आरोही को लेकर अपने घर पहुंचा तो आरोही शॉक्ड हो गई। वाव! ये अरिजीत का घर कितना बड़ा है, एकदम महल जैसा। और मैं तो एक छोटी सी फैशन डिजाइनर हूँ। अगर इन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? क्या हुआ आरू, कहाँ खोई हो? अंदर चलो, मैं तुम्हें माँ और पापा से मिलवाता हूँ। हाँ, चलो। जैसे ही वो दोनों अंदर गए तो मिस्टर अमन शर्मा, अरिजीत के पापा और मिसेस शर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माँ, पापा, ये आरोही है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। देखो, लड़की तो बहुत ही सुंदर और अच्छी है, पर हमें आरोही से अकेले में कुछ बात करनी है। तब तक तुम जाओ और किचन से आरोही के लिए जूस बनाकर लाओ। हाँ, ठीक है, मैं अभी आया। अरिजीत मुस्कुराते हुए किचन में चला गया। तभी मिस्टर अमन शर्मा बोले, हाँ तो बेटा, क्या करती हो तुम और परिवार में कौन कौन है? जी, मैं फैशन डिजाइनर हूँ। मेरा खुद का एक बुटीक है और मेरी फैमिली में बस मेरे पिता हैं जो कि बैंक मैनेजर हैं। बेटा, हमारा बेटा अरिजीत एक सुपरस्टार है, आज का सुपरहिट सिंगर। उस पर शहर की सारी लड़कियां मरती है। ऐसे में अगर एक बैंक मैनेजर की बेटी से शादी करेंगे तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी ना बेटा। बाकी तुम खुद समझदार हो। पर आंटी, अरिजीत मुझसे बहुत प्यार करता है और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। देखो आरोही, अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है और तुम अरिजीत को खुश देखना चाहती हो तो अरिजीत की जिंदगी में वापस कभी मत आना, वरना अंजाम तुम खुद भुगतोगी। तभी अरिजीत हाथ में ट्रे लिए जैसे ही आया, आरोही रोते हुए वहाँ से भाग गई, जिसे देख अरिजीत हैरान होकर बोला,
आरू रोते हुए क्यों गई पापा? आप लोगों ने उससे क्या कहा? मैंने उसे उसकी औकात दिखाई है। वो लड़की तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम आज के बाद उससे नहीं मिलोगे, समझे? ये सुनकर अरिजीत के होश उड़ गए। अरिजीत बिना एक पल गवाए जैसे ही बाहर गया तो आरोही वहाँ से जा चुकी थी। ओह गॉड, आरोही कितना हर्ट हो गई होगी। मुझे उसे मनाना पड़ेगा। वो जरूर वहीं गई होगी जहाँ उसे मैं जाकर मनाता हूँ। आरोही सीधा रोते हुए उसी जगह पर पहुँच गई जहाँ वो पहली बार मिले थे। वहाँ एक छोटी सी बेंच डली हुई थी। तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं था। वो कितनी ही देर वहाँ बैठी हुई रोती रही। अचानक ही वो हैरान हो गई। ये मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो हमेशा यहाँ अरिजीत के साथ आती हूँ। आज क्यों नहीं आया वो? और ये मेरी आंखों में आंसू क्यों है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? एक ही पल में आरोही सब कुछ भूल चुकी थी। तभी अरिजीत वहाँ पहुँचा और आरोही को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और प्यार भरी आवाज में बोला, आई एम सॉरी आरू। माँ पापा ने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी शादी कर लेंगे। ये सुनकर आरोही चौंक गई और अरिजीत को खुद से अलग करते हुए कहा, शादी? माँ पापा, ये सब क्या कह रहे हो अरिजीत? मैं तो कभी तुम्हारे घर वालों से मिली ही नहीं। और शादी वो हम अभी नहीं कर सकते। मुझे अभी अपना बुटीक ऊंचाइयों पर ले जाना है। ये तुम क्या कह रही हो आरू? आई नो कि तुम बहुत हर्ट हो गई हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मुझे ऐसे डराओगी। नहीं अरिजीत, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मुझे खुद याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आई। ये सुनकर अरिजीत चौंक गया, पर कुछ सोचकर वो चुप हो गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। इसी बीच अरिजीत ने कई बार आरोही से शादी करने की बात की, पर आरोही ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर मना कर दिया। पर इस बीच अक्सर आरोही चीजें भूलने लगी थी। एक दिन अरिजीत ने आरोही को मिलने बुलाया और 3 घंटा वेट करने के बाद भी जब आरोही नहीं आई तो अरिजीत गुस्से से भरकर आरोही के घर जा पहुंचा और उस पर चिल्लाकर बोला, आरोही, मैं पिछले 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम आई क्यों नहीं? क्या अब मेरा प्यार तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? क्या तुमने मुझे कब बुलाया? और तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी हो अरिजीत। तुम्हारे बिना एक सांस लेना भी मेरे लिए नामुमकिन है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी अरिजीत ने टेबल पर रखा आरोही का फोन उठाकर वो मैसेज दिखाकर बोला, ये देखो, मैंने तुम्हें मैसेज करके बीच पे आने को बोला था और तुमने भी रिप्लाई किया हुआ है कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। इतना बोलकर अरिजीत गुस्से में वहाँ से चला जाता है और आरोही वहीं ढेर हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? मैं अक्सर चीजें भूल क्यों जाती हूँ? मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। इतना बोलकर आरोही जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर उसे सब बता देती है। डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर आरोही के होश ही उड़ गए। मिस आरोही, आपको अल्जाइमर की बीमारी है। अल्जाइमर? यस मिस आरोही, आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, पर यह बीमारी आपको बहुत पहले से है। ये सुनकर आरोही घबराकर उठ खड़ी हुई और डॉक्टर से बोली, क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है डॉक्टर? क्या ट्रीटमेंट लेने से मैं ठीक हो जाऊंगी? आई एम सॉरी आरोही, पर आपकी बीमारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और अब इसे रोक पाना नामुमकिन है, क्योंकि आपकी बीमारी का आखिरी स्टेज शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में ये इतनी बढ़ जाएगी कि आप अपने सारे अपनों को भूल जाएंगी। यहाँ तक कि आप कौन हैं आपको ये भी याद नहीं रहेगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपकी याददाश्त हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं कुछ मेडिसिन आपको दे देता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत फायदा हो। ये सुनकर आरोही के कदम लड़खड़ा गए। वो वहाँ से भागते हुए सीधा सड़क पर आ गई और सड़क के बीचों बीच बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्यों भगवान, क्यों मुझसे मेरी इतनी प्यारी यादें छीन रहे हो? मुझे खुद को भूलना मंजूर है, पर अरिजीत को कैसे भूल जाऊं? अगर मैं उसे भूल गई तो वो कैसे जिएगा? वो मुझसे इतना प्यार करता है। हमारे प्यार की खूबसूरत यादें कैसे मिट जाने दूं? वो घंटों ऐसे ही चीखती रही, पर उसका दर्द कम नहीं हुआ। तभी उसने अपने आंसू साफ किए और गहरी सांस लेकर बोली, मैं कुछ ही दिनों में सब भूल जाऊंगी। मैं अरिजीत को भी भूल जाऊंगी। ऐसे में अरिजीत की तकलीफें और बढ़ा दूंगी। नहीं, मैं उसके साथ इतना गलत नहीं कर सकती।
मैं अरिजीत से रिश्ता तोड़ लूंगी, उससे दूर हो जाऊंगी। ये मेरी तकलीफ है तो मैं ही इसे झेलूंगी। मैं अरिजीत को कभी अपनी बीमारी की भनक नहीं लगने दूंगी। इतना बोलकर वो सीधा घर चली गई। रात भर उसका तकिया भीगता रहा। अगले दिन उसने अरिजीत को मैसेज किया और 4 बजे मिलने बुलाया। और जैसे ही वो अरिजीत से मिलने घर से निकली तो तेज हवाएं शुरू हो गई। तभी उसे उसी जगह पर अरिजीत खड़ा नजर आया। आई एम सॉरी आरू, कल मैंने तुम पे थोड़ा गुस्सा कर दिया। आई एम सॉरी हनी, आज के बाद मैं कभी तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा। तुमको पता है मुझे रात भर नींद नहीं आई। आई लव यू यार। अरिजीत ने बेताब होकर आरोही को अपने सीने से लगा लिया। आंसू के कुछ बूंदें अरिजीत की आंखों को भिगा गई। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। अरिजीत का उसको यूं बाहों में भरना आरोही का दिल तड़पा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन चाहा कि वो अरिजीत को खुद में बसा ले, पर वो तो अरिजीत को खुद से दूर करने आई थी। वो मन में बोली, नहीं आरोही, अगर तू ऐसे कमजोर पड़ी तो अरिजीत की जिंदगी में आने वाले दर्द की वजह तू होगी। मैं उसे भूल जाऊं और वो एक तरफा प्यार के साथ जिए, ये उसके साथ ना इंसाफी होगी। दूसरे ही पल आरोही ने अरिजीत को जोर से धक्का दिया और वो चिल्लाकर बोली, हर चीज का एक वक्त होता है अरिजीत। 2 साल से हम लोग डेट कर रहे हैं। अब बस मैं बोर हो चुकी हूँ तुमसे। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। इट्स टाइम टू मूव ऑन। आरू, ये तुम क्या कह रही हो? माना मैंने कल तुम पर गुस्सा किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अलग हो जाए। और हुआ क्या है जो तुम इतनी परेशान हो? बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओह कम ऑन यार अरिजीत, इतने टाइम से तुम मुझसे शादी करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने एक बार भी हाँ बोला नहीं ना? इसका ये मतलब है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, एक वक्त था जब तुम मुझे अच्छे लगते थे, पर अब वक्त बदल चुका है और मेरी पसंद भी। आरू प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। प्लीज ऐसा मत करो। अरिजीत की तरफ देखकर आरोही का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो अरिजीत के सीने से लगकर फूट फूट कर रो दे, पर उसे अरिजीत को सख्त दिखाने की एक्टिंग करनी पड़ी। पर आंसू लगातार आंखों से बह रहे थे, पर बारिश की वजह से अरिजीत से छुपे हुए थे। एक आखिरी बार बोल रही हूँ अरिजीत, मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ, इसलिए मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। मैं बहुत ही जल्द दक्ष रायजादा से शादी करने वाली हूँ। उम्मीद करूंगी कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इतना बोलकर आरोही तड़पते दिल के साथ वहाँ से जाने लगी। प्लीज रुक जाओ आरू, मत जाओ। मेरा दिल कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें मेरी कसम आरू, प्लीज मेरा दिल तोड़कर मत जाओ। अरिजीत चीख चीख कर आरोही को रोक रहा था। लाखों कांच के टुकड़े अरिजीत को तड़पता देख आरोही के दिल में चुभ रहे थे। आसमान भी जैसे उन दोनों की तड़प पर रो रहा था। आरोही किसी तरह वहाँ से निकल गई और अरिजीत वहीं ढेर हो गया। क्यों आरोही, क्यों तोड़ दिया मेरा दिल? क्यों क्यों? मैंने तुमसे इतना प्यार किया और इस प्यार में खुद को झोंक दिया। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने मेरा प्यार भरा दिल ठुकरा दिया? जहाँ अरिजीत बुरी तरह से तड़प रहा था, वहीं आरोही तेजी से घर पहुंचकर बेड पर गिर पड़ी और सिसक सिसक कर रो पड़ी। आई एम सॉरी अरिजीत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि मैं बयां भी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, जो दर्द मैंने दिया वो उस दर्द से कम होगा। अगर मेरे साथ रहकर मुझे खुद को भूला हुआ अजनबी के रूप में देखते तो सह नहीं पाते। मैं कल ही दिल्ली से शिमला चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। काश काश कि मैं तुम्हें कभी ना भूलूं। काश कि तुम्हारा ये प्यार हमेशा मेरे दिल में रहे। दोनों अलग अलग थे, पर दोनों ही तड़प रहे थे। वक्त जैसे कहर बनकर उन पर टूट रहा था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। ना तो आरोही ने अरिजीत से कांटेक्ट किया और ना ही अरिजीत ने। उसका तो आरोही ने दिल तोड़ दिया था। दोनों ही दर्द में थे। अब आरोही की बीमारी धीरे धीरे उस पर हावी होने लगी थी। कभी वो गैस पर खाना रखकर भूल जाती, तो कभी कस्टमर को पैसे लिए बिना ही ब्रश दे देती। छोटे मोटे हादसे भी उसके साथ होने लगे, जिससे वो सहम गई। अगर मैं कुछ दिन और यहाँ रही तो अरिजीत को मेरा सच पता चल जाएगा। तुमसे दूर जाने की हिम्मत तो नहीं जुटा पा रही अरिजीत, पर मुझे जाना होगा। आरोही तुरंत ही शिमला के लिए निकल गई।
कई दिन फिर बीत गए तो अरिजीत बेचैन हो उठा। तू भी ना अरिजीत एक नंबर का स्टूपिड है। अगर आरोही ने तुझे गुस्से में छोड़ भी दिया तो क्या तू उसे भुला देगा? इडियट कहीं का। मुझे फौरन जाकर आरू को वापस लाना होगा। इतना बोल अरिजीत सीधा आरोही के घर पहुंचा, जहां उसे आरोही के पिता मिले। देखिए अंकल, आई नो कि आप मुझे नहीं जानते हैं, पर मैं आपको जानता हूँ और मैं आरोही का दोस्त हूँ। वैसे आरोही कहाँ पे है? मुझे उससे मिलना है। अरे बेटा, वो तो शिमला चली गई है। अल्जाइमर की वजह से वो बहुत टेंशन में रहने लगी थी, पर उसने कहा कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती और फिर वो यहाँ से चली गई। क्या कहा? अल्जाइमर? ये सुनकर अरिजीत के पांव तले जमीन खिसक गई। अरिजीत उल्टे पांव आरोही के फैमिली डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर, क्या यहाँ पे आरोही आई थी और क्या उसे अल्जाइमर है? यस मिस्टर अरिजीत, आरोही का ये आखिरी स्टेज है। अभी तक तो वो सब कुछ भूल भी चुकी होगी। डॉक्टर, क्या आरोही को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है? देखिए, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग तो अब कोई रास्ता नहीं बचा है। आगे तुम्हारा प्यार, तुम्हारी शिद्दत और तुम्हारी मेहनत, अगर वो कुछ देर के लिए उसे कुछ याद भी दिला सकती है, पर कितनी देर के लिए याद आएगा ये नहीं कह सकता। शायद हमेशा के लिए सब याद आ जाए, या फिर शायद कुछ घंटों के लिए, या फिर कुछ मिनट के लिए, या फिर शायद कभी भी नहीं। डॉक्टर की बात का जवाब दिए बिना अरिजीत सीधा शिमला के लिए निकल गया और आरोही के पिता के दिए एड्रेस पर पहुंच गया। वो एक वृद्ध आश्रम था, पर पता नहीं कैसे वहां आरोही को जगह मिल गई थी। जैसे ही अरिजीत की नजर आरोही पर पड़ी तो उसका दिल तड़प उठा, क्योंकि जो आरोही हर टाइम अच्छे से सज धज कर रहती थी, आज उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने एक सिंपल सी प्लेन फ्रॉक पहनी हुई थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। अरिजीत तुरंत भागकर आरोही को अपने गले से लगाकर सिसक पड़ा। मुझे माफ कर दो आरू, मैंने तुम्हें जाने से रोका नहीं। मैं कैसे तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाया। आई एम सो सॉरी। तभी आरोही ने अरिजीत को धक्का दिया और खोए हुए अंदाज में बोली, आप कौन है सर, और मुझे ऐसे गले क्यों लगा रहे हैं? देखो, मेरे नजदीक मत आना, मैं आपको नहीं जानती। अब तक आरोही अपनी पिछली पूरी जिंदगी भूल चुकी थी। ना तो उसे अरिजीत याद था और ना ही उसका नाम, और ना ही उसका चेहरा, ना ही उसका प्यार। वो डर कर खुद में सिमट रही थी। आरू, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा अरिजीत। क्या तुम अपने अरिजीत को नहीं पहचान रही? देखो मेरी आंखों में, देखो, इनमें सिर्फ तुम बसी हो। आरोही घबराकर पीछे हटने लगी। स्ट्रेस की वजह से उसका सर घूमने लगा और पूरी बॉडी कांप रही थी, और दूसरे ही पल वो बेहोश होकर अरिजीत की बाहों में गिर पड़ी। आरोही की ऐसी हालत देख अरिजीत का दिल बुरी तरह से तड़प रहा था। उसने आरोही को अपनी बाहों में उठाया और जल्दी से अपनी गाड़ी में बिठा लिया और ड्राइविंग करने लगा। दूसरे ही पल उसके चेहरे को देखकर बोला, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आरू तुम मुझे भूल गई। दुख तो इस बात का है कि मेरी हंसती खेलती आरू कैसे जिंदा लाश बन गई है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मैं अपनी जान लगा दूंगा। तुमको ठीक होना ही होगा आरू, मेरे लिए। ये बोलते हुए अरिजीत के गाल आंसुओं से भीग गए थे। आज से पहले इतना बेबस उसने खुद को कभी महसूस नहीं किया था। अरिजीत आरोही को लेकर सीधा अपने घर पहुंचा। आरोही को देख अरिजीत के माता पिता हैरान रह गए कि आखिर जिस खूबसूरत लड़की से वो मिले थे, वो कैसे बेजान और फीकी सी हो गई है। अरिजीत अपने माँ पापा को आरोही के बारे में सब बताता है। माँ, पापा, आज से आरोही यहीं रहेगी। मैं आरोही से शादी करने वाला हूँ। एक मिनट अरिजीत, अरे ये लड़की जिसकी जिंदगी का एक पल का भरोसा नहीं है, जिसे तुम याद तक नहीं हो, तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे? दिमाग तो ठिकाने है ना? हाँ डैड, आपने सही सुना। मैं कल ही आरोही से शादी करूंगा, और अगर आरोही को कुछ याद नहीं तो क्या हुआ? मुझे तो सब याद है ना। मैं अकेले ही ये रिश्ता जिंदगी भर निभा लूंगा। बस अरिजीत, बहुत हो गया। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। कल तू शादी कर लेगा, और अगर परसों ये लड़की तुझ पर बोझ बन गई तो हम तुझे ये बेवकूफी हरगिज नहीं करने देंगे। ठीक है, आप लोगों को मंजूर नहीं है ना, तो मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ। अकेले ही निभा लूंगा मैं ये रिश्ता। और रही बात आरोही की, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आरोही के नाम कर चुका हूँ। अरिजीत के फैसले के सामने अब मिस्टर एंड मिसेस शर्मा को हाँ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने भी शादी के लिए मंजूरी दे दी। अगले दिन आरोही को होश आया तो अरिजीत को अपने सामने देखकर घबरा गई। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। देखो, तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लाया हूँ। नहीं,
आप मेरे दोस्त नहीं हैं। मुझे यहाँ से जाना है और मेरे कपड़े भी नहीं चाहिए। काश हमारी शादी होने के बाद तुम्हें वो सारी यादें याद आ जाएं। शादी भी हो गई थी, पर आरोही को कुछ भी याद नहीं था। वो अरिजीत से दूर दूर ही रहती थी और यही बात अरिजीत का दिल चीर देती थी। देखते ही देखते आरोही की कंडीशन बिगड़ने लगी। अब उसकी बॉडी पर उसका कंट्रोल नहीं रहा। ना वो कोई काम कर पाती थी और ना ही खुद से खाना खा पाती थी। अरिजीत 24 घंटे किसी छोटे बच्चे की तरह उसका ख्याल रखता था। उसके बाद भी आरोही के प्यार का एक भी पल उसे नसीब नहीं होता था। मैं ऐसे ही दिन ब दिन अपनी आरू को भूलने नहीं दे सकता। मुझे अपनी कोशिश बढ़ानी होगी। इतना बोल अरिजीत ने कुछ सोचा और अपने एक दोस्त से मदद के लिए बोला। अरिजीत एक लाइव परफॉर्मेंस देने वाला था, जिसमें अरिजीत की दोस्त नेहा आरोही को लाने वाली थी। अरिजीत एक सुपरस्टार था। लोगों की फौज उमड़ पड़ी। स्टेडियम खचाखच लोगों से भरा हुआ था, पर अरिजीत सिर्फ आरोही का इंतजार कर रहा था। तभी नेहा जैसे ही आरोही को लेकर आई, अरिजीत ने माइक में अपना गाना शुरू कर दिया। सामने जब भी रहती हो, ना जाने क्यों दिल ये कहता है, तुम सामने जब भी रहती हो, ना जाने क्यों दिल ये कहता है, छोड़ो ना तुम मुझको यूं राहों में, खो जाऊंगा मैं तेरी यादों में। कह दो ना कह दो मुझे प्यार है तुमसे, बात जो भूली थी अब याद है मुझे। कह दो ना कह। इतना याद आते ही आरोही को सब याद आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तेज भागने लगी। उसे भागता देख रोते हुए अरिजीत ने अपनी बाहें फैला दी। आरोही अरिजीत की बाहों में छुप गई और अरिजीत और आरोही दोनों फूट फूट कर रोने लगे। दोनों ही एक दूसरे को खुद में बसा लेना चाहते थे। वहाँ मौजूद लोगों का शोर तालियों से गूंज उठा। उनके प्यार का जश्न आज पूरी दिल्ली मना रहा था। आरोही को सब याद तो आ गया था, पर डॉक्टर के बताए अनुसार ये सब कितने मिनट के लिए आया था, या कितने घंटे, या फिर सारी जिंदगी, ये तो वक्त ही बताएगा। पर अरिजीत और आरोही, उन्हें जो पल मिले थे उसमें वो पूरी दुनिया को भूलकर एक दूसरे में खो गए थे। रात के करीब 1 बजे थे। ईशा दुल्हन का लिबास पहने फूलों से सजे कमरे में बैठी हुई थी। शांत हो जा ईशा, तू दुनिया की पहली लड़की नहीं है जिसकी शादी हुई है, और अरहान तो तेरा दोस्त भी है। तू ऐसे डर मत। तभी अरहान अरोड़ा रूम में आया। वो 25 साल का एक हैंडसम लड़का था। वो ईशा के पास आकर बोला, तुम्हें क्या लगता है ईशा कि मैं तुम्हें गले लगाकर प्यार करूंगा? मत करो मेरे सामने ये ढोंग। मैं नहीं मानता इस शादी को। ईशा उदास होते हुए, ये क्या कह रहे हो अरहान? आज ही तो हमारी शादी हुई है। तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है, और शादी की बात अलग है। हम दोनों बचपन से फ्रेंड हैं। ऐसा मत बोलो प्लीज। अरहान गुस्से और नफरत से, मत भूलो ईशा कि ये शादी मैंने एक मजबूरी के चलते की है। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, और अगर उस दिन तुम्हारे साथ वो। इतना बोल अरहान चुप हो जाता है और गुस्से से टेबल पर रखा दूध का ग्लास उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे दूध और कांच जमीन पर फैल जाता है, जिसे देख ईशा घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है।
मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकता ईशा। और अब तुमसे शादी करने के बाद हमारा दोस्ती का रिश्ता भी खत्म हो गया है। अरहान, रुक जाओ प्लीज। अगर मुझे पता होता कि तुम किसी और को पसंद करते हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मेरा यकीन करो। ईशा, तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ईशा के लाख रोकने पर भी अरहान कमरे से दूसरे कमरे में चला जाता है। शादी का लाल जोड़ा पहने ईशा वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। आज सब खत्म हो गया माँ। आपके साथ ही मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ खत्म हो गई। अरहान जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, उसने मुझे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। उस वक्त ईशा के सामने वो पास्ट आ गया जिसकी वजह से ईशा और अरहान की शादी हुई थी। 5 दिन पहले अरहान एक लॉयर था जो ईशा का बहुत अच्छा दोस्त था, तो वहीं ईशा भी लॉ की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन जब वो घर आई, उसके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। क्या हुआ ईशा बेटा, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस बहुत थक गई हूँ ना, इसलिए थोड़ा रेस्ट करूंगी तो बेहतर फील होगा। इतना बोल सहमी हुई ईशा भागकर रूम में चली जाती है। तू चाहे मुझसे झूठ बोल ले, पर कुछ तो है जो तुझे परेशान कर रहा है। तभी अक्षिता जी के फोन पर किसी की कॉल आई और कॉल पर अरहान था। आंटी, वो ईशा कहाँ पे है? मैं उसे कब से कॉल कर रहा हूँ, वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रही है। पता नहीं बेटा, जब से बाहर से आई है थोड़ी सहमी सहमी सी है। मेरे पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। अरे आंटी, अब फिक्र मत करिए, मैं उसका मूड ठीक कर दूंगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। हमेशा हंसने बोलने वाली ईशा चुपचाप और डरी हुई रहने लगी। एक दिन जब ईशा घर लौट रही थी, तभी किसी ने उसे अपनी गाड़ी में खींच लिया, जिसे देख ईशा बहुत डर गई, क्योंकि गाड़ी में शहर का सबसे पावरफुल गुंडा शिवांक सहगल था। ये क्या हरकत है? गाड़ी रोकिए, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? पहले ये बता कि तूने किसी को कुछ बताया तो नहीं ना, और अपनी उस माँ अक्षिता को कुछ बताया क्या? दरअसल शिवांक बहुत ही पावरफुल था। उसे ईशा पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। तब से वो पूरे टाइम ईशा पर नजर रखता था, उसे आते जाते डराता था। बताने को मना किया था ना, इसलिए मैंने माँ को कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं बताया। बहुत खूब, बहुत खूब, लड़की समझदार है तू। और हाँ, इसी बात पर तेरे लिए खुशखबरी, कल शाम 6 बजे बालाजी मंदिर आ जाना। और हाँ, अगर नहीं आई ना तो तुझे तेरे घर से ही उठवा लूंगा। हम दोनों कल ही शादी करेंगे। क्या शादी? नहीं, मैं तुम जैसे गुंडे से शादी नहीं कर सकती। मेरी बात ध्यान से सुन लड़के, कल अगर तूने मुझसे शादी नहीं की ना तो तू और तेरी माँ दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अब तू कल दुल्हन बनेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी। चल, अभी मेरे लोग तुझे घर ड्रॉप कर देंगे। बहुत सारी तैयारी भी तो करनी है ना शादी की। शिवांक ईशा को उसके घर छुड़वा देता है। इतने दिन से ईशा जो सब कुछ अकेले बर्दाश्त कर रही थी, उसकी माँ को देख उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। माँ, वो शिवांक सहगल है ना? शिवांक सहगल? वो तो इस शहर का सबसे पावरफुल गुंडा है, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। पर तू उसके बारे में क्यों बात कर रही है? माँ, कल वो मुझसे जबरदस्ती शादी करने वाला है, मुझे उससे शादी नहीं करनी, वो आपको मार देगा, ऐसा बोलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ईशा फूट फूट कर रो रही थी। ये सुनकर अक्षिता का सर घूमने लगा और कुछ ही पल में वो बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसे देख ईशा चीख पड़ी। माँ, क्या हुआ आपको? माँ, होश में आओ, अभी आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ।
जैसे तैसे करके ईशा अक्षिता को हॉस्पिटल लेकर जाती है। तभी ईशा ने अरहान को कॉल किया। अरहान, वो माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुम फौरन सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। ईशा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अगली कुछ ही मिनट में अरहान हॉस्पिटल पहुंच गया। ईशा भागकर अरहान के गले लग गई। ईशा, आंटी को क्या हुआ? डॉक्टर ने कुछ बताया? अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी आईसीयू का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आ गए। बताए ना डॉक्टर, माँ को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? माफ कीजिए मिस ईशा, अक्षिता जी को हार्ट अटैक आया है और यह हार्ट अटैक इतना मेजर था कि उनकी जान के लिए रिस्की हो गया है। वो सिर्फ कुछ ही मिनटों की मेहमान है। बेहतर यही होगा कि आप अंदर जाकर उनके अंतिम पलों में उनके साथ रहे। क्या अंतिम पल? ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं अभी माँ के पास जाती हूँ, कुछ नहीं होगा उन्हें। ईशा और अरहान दोनों भागकर जैसे ही अंदर पहुँचे तो ईशा फूट फूट कर रो पड़ी। अरहान बेटा, मेरी बेटी के तुम सबसे अच्छे दोस्त हो। कल को शिवांक सहगल मेरी बेटी ईशा के साथ जबरदस्ती शादी कर लेगा और मेरी बेटी को उससे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम ईशा से शादी कर लो। क्या शादी? ये आप क्या कह रही हैं? अगर शिवांक ईशा को परेशान कर रहा था तो उसने या आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे पास समय बहुत कम है। मैं भीख मांगती हूँ, मेरी बेटी से शादी कर लो। तुम दोनों मुझे वचन दो कि आज अभी इसी वक्त शादी करोगे। दो वचन दो मुझे। अगर ये शादी हो गई तो वो शिवांक कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर में अक्षिता जी की सांसें रुकने लगी और एक ही पल में अरहान और ईशा ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। हम वचन देते हैं कि हम ये शादी करेंगे। हम वचन देते हैं हम ये शादी करेंगे। ये सुनकर अक्षिता के चेहरे पर सुकून छा गया और दूसरे ही पल उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई और ईशा बेहोश होकर अरहान की बाहों में झूल गई। जब ईशा को होश आया तो वो सदमे में थी। अरहान ने तुरंत उससे शादी कर ली। जब ईशा अपने माँ के सदमे से थोड़ा बाहर निकली तो अरहान ईशा को अपने घर ले गया, पर वहाँ भी एक तूफान उसका इंतजार कर रहा था। अरहान के घर वालों ने उसे अपनाया ही नहीं। उसे लगा था कोई और ना सही, अरहान तो उसे अपनाएगा ही, पर पहली रात में ही अरहान उसके सारे अरमान तोड़ गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन। ऐसा कब तक चलेगा अरहान? मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ तुम्हारा और तुम्हारे परिवार वालों का दिल जीतने का, और तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं। हाँ, क्योंकि ये रिश्ता निभाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी खुशी नहीं। पर अरहान, तुम्हारे लिए ये रिश्ता जिम्मेदारी होगा, लेकिन इस रिश्ते को निभाते निभाते कब मैं तुमसे प्यार करने लगी मुझे पता ही नहीं चला। क्या तुम इस रिश्ते को एक और मौका नहीं दे सकते? अरहान वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है और ईशा की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगती है। पर ईशा ने ठान लिया था कि वो कुछ भी करके अरहान का दिल जीत ही लेगी। अब तो अरहान ने ईशा से दोस्ती तक निभाना छोड़ दिया था और ये दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आज तुम्हारे लिए एक प्यारा सा सरप्राइज है डियर हस्बैंड, जिसे देखकर तुम अपना सारा गुस्सा भूलकर मुझे गले से लगा लोगे। उधर अरहान के पास उसकी गर्लफ्रेंड जूही का फोन आया। वो तुरंत ही जूही के पास पहुंच जाता है। तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया अरहान। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, हमारी शादी होने वाली थी, फिर तुमने उस ईशा से शादी क्यों की? वो तो तुम्हारी सिर्फ दोस्त थी ना। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था और तुमसे शादी करना चाहता था जूही, पर तुम तो जानती हो ना कि मुझे ईशा से मजबूरी में शादी करनी पड़ी। मैं भी उस शादी को नहीं मानता। वो शादी मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी है। जो वादा मैंने ईशा की माँ अक्षिता आंटी को मरते वक्त दिया था, मैं उस वादे को नहीं तोड़ सकता। नहीं अरहान, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। तुम्हें ये रिश्ता तोड़ना होगा और सबको बताना होगा कि तुम ईशा से नहीं मुझसे प्यार करते हो और तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, उस ईशा से तोड़कर।
तुम सही कह रही हो जूही। मेरी शादी हो या ना हो, पर मैं उस बोझ को अब और नहीं झेल सकता। ये रिश्ता मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक बोझ है जिसे मैं ढो रहा हूँ। अरहान और जूही जो बातें कर रहे थे वो इस सब बातों से अनजान थी कि ईशा अरहान को सरप्राइज देने के लिए अरहान को फॉलो करते हुए उसी जगह तक आ गई थी। उसने अरहान और जूही की सारी बातें सुन ली थी, जिसे सुनकर ईशा का दिल कांच की तरह टूटकर बिखर गया। ईशा उसके पास जैसे ही गई तो दोनों के होश उड़ गए। जिसकी मैं बेस्ट फ्रेंड थी, जिसकी मैं जान थी, जिसकी मैं हमराज थी, मैं कब से उस पर बोझ बन गई मुझे पता ही नहीं चला। ईशा, तुम यहाँ कैसे? आई तो थी तुम्हें सरप्राइज देने के लिए, जिससे तुम्हारी दोस्ती वापस पा सकूं। पर अफसोस तो देखो, आज तुमने मेरी दोस्ती खो दी अरहान। और जूही, तुम तो मेरी बहन हो ना, मासी की बेटी। अगर तुम अरहान से प्यार करती थी तो क्यों छुपाई सबसे ये बात? क्यों अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी? और अब जब मैं अरहान की पत्नी बन गई तो तुमको मेरा घर उजाड़ना है? क्या खूब सिला दिया ना तुम दोनों ने मेरे प्यार का। देखो ईशा, मेरी बात सुनो। बस अरहान, बहुत बोझ हूं ना मैं तुम पर। अब मैं तुम पर और बोझ नहीं बनूंगी। अब तुम्हें ये बोझ और नहीं ढोना पड़ेगा। मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करती हूँ। डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगी कल। और हाँ, एक और वादा करती हूँ, डाइवोर्स हो जाने के बाद तुम दोनों की शादी मैं खुद करवाऊंगी। इतना बोलकर ईशा रोते रोते वहाँ से चली जाती है और अरहान उसे रोकता रह जाता है। चलो, कुछ तो ढंग का बोली ये बेवकूफ लड़की। तुम जल्दी से जल्दी इससे अलग हो जाओ। पर ईशा के जाने से अरहान के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म का कोई हिस्सा खत्म हो गया हो। वो तेजी से घर पहुंचा तो ईशा अपना बैग लेकर घर से जैसे ही कदम निकालने लगी तो अरहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम गलत समझ रही हो ईशा। मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। मुझे बस एक मौका दे दो। मैं आंटी को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता। माँ के इस वचन से तुम्हें आजाद करती हूँ अरहान। तुम्हें ये जिम्मेदारी वाला रिश्ता अब निभाने की कोई मजबूरी नहीं है। हमारा सफर यहीं तक का था। आज से हम दोस्त भी नहीं हैं। ऐसा मत कहो प्लीज। तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो। प्लीज ईशा, मत जाओ। ईशा। अरहान की आंखों में कब, कैसे और क्यों आंसू बहने लगे उसे पता ही नहीं चला। मजबूरी का ही सही, लेकिन कुछ महीनों का हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता था उनका, जिसमें वो साथ रहे थे। कब उन दोनों को एक दूसरे की आदत होने लगी थी ये उन्हें पता भी नहीं चला। आज ईशा का हमेशा के लिए घर से जाने के नाम पर ही अरहान कांप उठा। बाय फॉरएवर अरहान, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। तलाक के पेपर पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। अलविदा। इतना बोल ईशा बहते हुए आंसुओं के साथ घर की दहलीज पार कर गई। तो वहीं अरहान, उसका दिल तो जैसे टुकड़ों में बट गया था। वो जानता था उसके रोकने से भी ईशा नहीं रुकेगी। वो कमरे में आ गया। उसे हर जगह सिर्फ हंसती खिलखिलाती ईशा ही नजर आ रही थी। ईशा की शरारतें, उसकी मस्ती, उसका डांस। मैंने कभी नहीं सोचा था ईशा कि तुम्हारे बिना जीना इतना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज लौट आओ ना। ईशा वापस अपने घर आ गई थी। उसके घर आते ही शिवांक सहगल के पास ये खबर पहुंच गई कि ईशा अरहान को हमेशा के लिए छोड़कर आ चुकी है। तूने शिवांक सहगल को रिजेक्ट किया है। मुझे छोड़कर तूने उस 2 कौड़ी के वकील से शादी कर ली, पर अब तो वो तुझे बचाने वाला नहीं है। अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। अपनी बेइज्जती का बदला मैं तुझसे कैसे लेता हूँ, और तब तुझे पता चलेगा कि ये शिवांक सहगल क्या चीज है। फिर शिवांक ने किसी को कॉल किया। सुन शिंदे, अपने 4 आदमियों को लेकर जा और उस ईशा को किडनैप करके ला। आज शिवांक सहगल बिना शादी के ही उसके साथ सुहाग रात मनाएगा। ठीक है बॉस। रात हो गई थी। ईशा घुटनों में मुंह दबाकर जमीन पर बैठी हुई सिसक सिसक कर रो रही थी। सब खत्म हो गया, कोई
कोई नहीं बचा मेरे पास। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड अरहान को भी खो दिया। शादी के बाद तुमसे कब इतना प्यार करने लगी, वो आज दिल टूटने के बाद पता चला अरहान कि तुम कैसे मेरी धड़कनों में बसते हो। मैं जिंदगी भर सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी, पर तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कभी किसी पर बोझ बनना नहीं सिखाया। ईशा तड़प रही थी। अरहान से हमेशा के लिए दूर हो जाने का ख्याल उसे अंदर तक तोड़ रहा था। तभी चुपके से शिवांग के आदमी ईशा के घर घुसे। पीछे से ईशा के सिर पर कुछ मारा, जिससे ईशा बेहोश हो गई। उन्होंने ईशा को उठाया और गाड़ी में डालकर सीधा शिवांग के अड्डे पर ले गए। उधर अरहान की हालत बुरी थी। उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो जमीन पर बैठकर सिसक रहा था। कल तक हम दोनों इस रूम में एक साथ दो अजनबियों की तरह रहते थे, और आज ये रूम तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा है ईशा। और आज मुझे तुम्हारे जाने के बाद पता चला कि तुम मेरे लिए क्या हो। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। मैं कुछ भी करूंगा, पर तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाकर रहूंगा। अरहान ने अपने आंसू साफ किए और गाड़ी में बैठ ईशा के घर के लिए निकल गया। जैसे ही वो घर पहुंचा तो शॉक्ड रह गया। अरे, ये खिड़की का कांच क्यों टूटा है? ऊपर से ईशा भी घर में नहीं है। वो ठीक तो है ना? अरहान पागलों की तरह ईशा को हर तरफ ढूंढ रहा था। अचानक ही अरहान के चेहरे के होश उड़ गए। हाँ, इसका मतलब ईशा किसी मुसीबत में है। उसे जरूर उस जानवर गुंडे शिवांक ने किडनैप करवाया होगा। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उसे जाने ही क्यों दिया? मुझे उसे तुरंत बचाना होगा, वरना वो शशांक ईशा को अकेला सोचकर उसके साथ पता नहीं क्या कर देगा। अरहान तेजी से अपनी गाड़ी में बैठा ईशा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। आज पहली बार अरहान के चेहरे पर एक डर था, ईशा के साथ कुछ गलत ना हो जाने का। उधर ईशा एक कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। उसके हाथ पैर और मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। वो खौफ से कांप रही थी। तभी कमरे में शिवांग एंटर हुआ, जिसे देखकर ईशा के होश उड़ गए। क्या हुआ? हैरान है मुझे देखकर ना? अरे मैं वही तुम्हारा पुराना आशिक। मुझे छोड़कर तुमने उस वकील से शादी की थी ना? क्या हुआ? उसने तो तुम्हें अपनाया ही नहीं। तू बेचारी मासूम अनाथ लड़की, अब तो तू बेसहारा हो गई है। और अगर इस हालत में एक अनाथ बेसहारा लड़की को मैं सहारा दूंगा, तब तो मुझे पुण्य ही पुण्य मिलेगा। उसकी बात सुनकर ईशा गुस्से से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। शिवांग ने आगे बढ़कर उसके मुंह से पट्टी हटा दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? ऐसे जबरदस्ती करके तुम मेरे साथ कभी शादी नहीं कर पाओगे। दूसरे ही पल शिवांग ने ईशा के मुंह को अपने हाथ से भींच दिया। अरे शादी करनी भी किसको है तुमसे? अब तुम बिना शादी के ही मेरे पास रहोगी। और हाँ, मैं हर रात तुम्हारे करीब आकर तुम्हें सजा दूंगा। और तुम मुझसे जो घिन करोगी ना, वही तुम्हारी सजा होगी मुझे धोखा देने की। अब देखो इस कमरे में यहाँ कौन है? सिर्फ मैं, तुम और तन्हाई। और आज की रात शिवांग एक दीवानेपन में ईशा की तरफ बढ़ने लगा। देखो मेरे करीब मत आना, प्लीज मुझसे दूर रहो। शिवांग ईशा के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, जिससे ईशा की तेज चीख निकल गई। जैसे ही वो उसके ऊपर झुका, तभी उस रूम का दरवाजा खुला और अरहान अंदर घुस गया। अरहान ने शिवांग का कॉलर पकड़कर खींचा। घटिया इंसान, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बीवी की तरफ आंख उठाने की? तूने आज जो किया है ना, उसके बाद तेरे साथ वो होगा जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। पर तूने तो इसे कभी अपनी पत्नी माना ही नहीं ना, तो मैं इसके साथ कुछ भी करूं, तुझे क्या फर्क पड़ता है? छोड़ मुझे। तभी कमरे में पुलिस आ गई और उन्होंने शिवांग को अरेस्ट कर लिया। ये सब देखकर ईशा अभी तक सदमे में थी। एक बात याद रखना, अगर तू इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है ना, तो मैं भी इस शहर का सबसे बड़ा लॉयर हूँ। और मैं आज तक कोई भी केस नहीं हारा हूँ। और ये मेरा तुझसे वादा है कि तुझे फांसी न करवाई ना, तो मेरा नाम भी अरहान नहीं।
पुलिस वाले शिवांग को घसीटते हुए ले गए। अरहान जल्दी से ईशा के पास गया और उसे अपनी जैकेट उतारकर जल्दी से उसके कंधे पर डाल दी। फिर उसके हाथ पांव खोल दिए। अरहान ने उसे जैसे ही गोद में उठाया तो वो बेहोश हो गई। आधी रात हो गई थी, तभी तेज बिजली भी कड़कने लगी। अरहान ड्राइविंग करते हुए ईशा को देख रहा था। तभी तेज बारिश भी शुरू हो गई। ईशा ने अपनी आंखें खोल दी। अरहान को देख वो धीमे से बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं ईशा, तुम चिंता मत करो, अभी तुम बिल्कुल सेफ हो। और हाँ, डरने की कोई बात नहीं है और अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। हेल्प के लिए थैंक यू, बट गाड़ी बैक साइड में ले लो, मेरा घर उस तरफ है। नहीं, तुम अपने घर नहीं, हमारे घर चलोगे। गाड़ी रोको अरहान, मैंने कहा स्टॉप द कार। अरहान ने गाड़ी रोक दी। ईशा जल्दी से गाड़ी से उतरकर सड़क पर आ गई। तेज बारिश में वो भीग रही थी। अरहान बाहर आते हुए बोला, अरे ईशा, क्या बचपना कर रही हो? देखो ना, बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो अंदर आके बैठो। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं अरहान, और अब तो वो शिवांग भी जेल चला गया है। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम आजाद हो मुझसे। अरहान ने जाकर ईशा के कंधे को पकड़ लिया। वो दोनों तेज बारिश में भीग रहे थे। अरे ये क्या बचपना है ईशा, चुपचाप गाड़ी में बैठो। बचपना नहीं अरहान, सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम्ही ने तो कहा था कि मैं बोझ हूँ तुम पर। मजबूरी में ये रिश्ता ढो रहे हो, तो बस मैं किसी की मजबूरी तो हरगिज नहीं बनना चाहती। ये सुनकर अरहान की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, कहा था मैंने, क्योंकि मैं तब नहीं जानता था कि तुम मेरे लिए क्या बन चुकी हो। और तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुमसे कब प्यार हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंखों में देखो और मेरी बातों में सुनो, क्या तुमको इनमें प्यार नजर नहीं आता? नहीं अरहान, अब बहुत देर हो चुकी है। बेहतर यही होगा कि तुम जूही के साथ आगे बढ़ो और मुझे भी आगे बढ़ने दो। अरहान ने ईशा को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। इतना नजदीक होने से दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। एकदम चुप, अब मेरी बात सुनो। हाँ, जब मेरी तुमसे शादी हुई तब मैं एकदम से परेशान हो गया था, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ, और ये बात भी सच है कि मैं जूही से शादी करना चाहता था, क्योंकि मैंने उससे शादी का वादा किया था, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं उसे सिर्फ पसंद करता था। पर जब तुम मेरी जिंदगी में आई, तुम्हारी वो कोशिशें, तुम्हारा वो प्यार, तुम्हारी वो नोक-झोंक और तुम्हारी वो शरारतें, मैं कब उनका हिस्सा बन गया मुझे पता ही नहीं चला। और मेरा दिल कब तुम्हारे लिए धड़कने लगा मुझे पता ही नहीं चला। और इसका एहसास मुझे तब हुआ जब तुम मुझे छोड़कर चली गई। मुझे तब पता चला कि मैं तुम्हारे बिना जीना तो दूर, मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकता। देखो, मैंने जो भी गलतियां की हैं, मैं उन सब के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ और अपनी सारी गलतियों को सुधार भी लूंगा। ईशा, बोलो, दोगी अपने इस पागल को एक चांस? अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे जाने दो। ईशा ने खुद को छुड़ाया और जाने लगी, तो अरहान ने ईशा का हाथ पकड़कर फिर से उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आई लव यू ईशा, आई लव यू सो मच। बस एक चांस प्लीज, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगा और तुम्हें अपनी सांसों में बसा कर रखूंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। कभी नहीं दोगे ना? कभी भरोसा तो नहीं तोड़ोगे ना? हाँ बिल्कुल, आई प्रॉमिस। और इसके साथ साथ मैं तुम्हारा लॉयर बनने का सपना भी पूरा करूंगा। आज से तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा। ये बोलकर अरहान ने ईशा के माथे को प्यार से चूम लिया, तो ईशा भी मुस्कुरा दी। तेज बारिश में दो भीगे हुए खुले बदन आसमान के नीचे मिल रहे थे। अरहान ने ईशा को अपने नजदीक कर भीगी बारिश में ईशा के कंधों पर पड़ी जैकेट अपने और ईशा के ऊपर डाल दी और ईशा के होठों पर अपने होठ रख दिए और दोनों एक दूसरे में सिमट गए। क्या? ये आप क्या कह रही हो डॉक्टर? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? यस मिस जिया, यू आर प्रेग्नेंट। आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ डॉक्टर? मुझे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं
मैंने किसी को खुद को हाथ तक लगाने नहीं दिया और आप बोल रही हो मैं प्रेग्नेंट हूँ। वाह जिया, पिछले 2 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में हो। मैं 2 साल से बॉयफ्रेंड हूँ तुम्हारा। मुझे तो आज तक तुमने हाथ नहीं लगाने दिया, और आज जब हमारी शादी हो रही है तो तुम्हारे पेट में किसी और का पाप पल रहा है। छी, कितनी घटिया निकली तुम जिया। शेम ऑन यू। मेरा यकीन करो ऋषभ, मुझे किसी ने नहीं छुआ है, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मेरी बात का यकीन करो। जिया चीख चीख कर सबसे बोल रही थी कि वो पवित्र है, उसने कोई पाप नहीं किया है। इस बात पर यकीन करने को कोई तैयार नहीं था। आखिर शादी से पहले बिना किसी को छुए जिया प्रेग्नेंट कैसे हुई? ये सब सुनकर तो जिया के होश ही उड़ गए और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। 1 महीने पहले ऋषभ खन्ना और जिया माथुर दोनों बीच के किनारे बैठे हुए थे। कितना प्यार करती हो मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। अगर तुम मेरे पास ना हो तो मैं सांस भी ना ले पाऊं। तो फिर अपनी इन सांसों में घुल जाने दो, मेरी सांसों को महसूस करो, मुझे अपने दिल की धड़कनों में समा जाने दो। इतना बोल ऋषभ जैसे ही जिया के होठों को अपने होठों से छूने लगा तो जिया ने मुस्कुराते हुए उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। नो मिस्टर ऋषभ, यू नो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर जज्बातों में बह जाने वाली लड़की मैं नहीं हूँ। अगर मेरे नजदीक आना है तो शादी करके ले जाओ मुझे अपने घर। क्या यार जिया, हम दोनों 2 साल से साथ हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और तुमने आज तक खुद को हाथ भी नहीं लगाने दिया। नॉट डन। हाँ, ऋषभ ने नाराज होकर मुंह फेर लिया तो जिया ने प्यार से उसके गले में बाहें डाल दी। अब ऐसे रूठो मत ऋषभ, तुम तो जानते हो ना मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे नजदीक आना चाहती हूँ, पर गलत तरीके से नहीं। पति पत्नी बनकर जल्दी से शादी कर लो ना प्लीज, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द हम लोग शादी करेंगे, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। दोनों ही मुस्कुरा उठे और अपने प्यार की दुनिया में खो गए। दोनों एक दूसरे की पूरी दुनिया थे, दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल। 3 महीने बाद वो दिन भी आ गया जब ऋषभ ने जिया से शादी करने का फैसला किया। उन दोनों की शादी का मंडप सजा था। ऋषभ उसके सामने उसका दूल्हा बने खड़ा था और जिया शादी का लाल लहंगा पहने आंखों में हजारों सपने लिए भागकर ऋषभ की तरफ बढ़ के गले लग गई। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है ऋषभ, आज वो दिन आ गया जब हमारी सारी दूरियां मिट जाएंगी, हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हाँ जिया, आई लव यू सो मच। आई प्रॉमिस तुम्हें हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगा। उन्हें देख सभी लोग तालियां बजाने लगे। तभी एक वेटर जूस का ग्लास लेकर आया तो ऋषभ ने उससे एक ग्लास ले लिया। ये लो, जूस पियो। मैं जानता हूँ खुशी खुशी में तुमने कुछ भी खाया नहीं होगा। थैंक यू ऋषभ। थोड़ी ही देर में शादी शुरू हो जाती है। जैसे ही ऋषभ ने वरमाला जिया के गले में डाली तो जिया का सर चकराया और वो बेहोश होकर शादी के मंडप में गिर पड़ी। कोई डॉक्टर को बुलाओ। थोड़ी ही देर में वहाँ एक डॉक्टर आ गई। डॉक्टर जिया को चेक करने लगी। उसके थोड़ी ही देर में जिया को होश आ गया। क्या हुआ डॉक्टर? जिया बेहोश क्यों हो गई? ये ठीक तो है ना? इसने कुछ खाया नहीं होगा तो शायद इसीलिए बेहोश हुई होगी ना? नहीं ऋषभ, एक्चुअली क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? मिस जिया आप प्रेग्नेंट हैं, माँ बनने वाली हैं आप। क्या? ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। तौबा तौबा, अभी तक शादी नहीं हुई और बच्चा पेट में पल रहा है। देखने में तो ये ऋषभ और जिया ऐसे दिखाते हैं जैसे बड़े संस्कार वाले हों। शादी से पहले ही लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। छी! ये सुनकर ऋषभ चिल्ला उठा। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मैंने आज तक जिया को छुआ भी नहीं है तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? 1 मिनट जिया, सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? तुम पागल हो गए हो क्या ऋषभ? जब आज तक हम दोनों करीब नहीं आए तो मैं किसी और को अपने करीब कैसे आने दूं? जिया उठी और डॉक्टर के कंधों को पकड़कर चिल्लाई। डॉक्टर, आप ये क्या बकवास कर रही हैं? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? मैं कोई बकवास नहीं कर रही जिया माथुर, आप सच में प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर जिया के पैर लड़खड़ा गए। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे हुई वो प्रेग्नेंट। छी जिया, मेरे सामने सती सावित्री बनती रही, मुझे खुद के नजदीक नहीं आने दिया ताकि मैं तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल ना उठाऊं।
और कहीं और ही अपना मुंह काला करती रही। मेरे प्यार को इतना बड़ा धोखा दिया, शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं तुम जैसी घटिया कैरेक्टरलेस लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता। ऋषभ वरमाला तोड़ गुस्से में वहाँ से जाने लगा तो जिया भागकर उसके पैरों में गिर गई। नहीं, प्लीज मत जाओ ऋषभ, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, ये शादी मत तोड़ो। सच में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझसे शादी कर लो, मुझे अपना लो, मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। प्लीज प्लीज ऋषभ, मेरा यकीन करो, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मैंने कोई भरोसा नहीं तोड़ा है। एक मौका दे दो, मैं तुमसे तुम्हारे प्यार की भीख मांगती हूँ। दूर हटो मुझसे, तुम जैसी ये पवित्र लड़की को मैं खुद को टच भी नहीं करने दे सकता, शादी तो दूर की बात है। ऋषभ वहाँ से निकल गया। जिया तड़पती रह गई। ऋषभ नहीं, प्लीज मत जाओ, मुझ पर भरोसा करो ऋषभ, प्लीज। उसे आवाज लगाती रही पर ऋषभ ने एक बार भी जिया को मुड़कर नहीं देखा। माँ, आप तो मेरा यकीन करो, मैं सच में निर्दोष हूँ। बेशरम कहीं की, आज तक तुझ पे आंखें बंद करके भरोसा किया। तूने बोला मम्मी ऋषभ से शादी करनी है, उसके लिए भी मान गए, पर तूने तो हद ही पार कर दी। किसी के पाप को अपने पेट में लेकर घूम रही है। निकल जा इस घर से, आज से हमारा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है। मम्मी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं। तभी जिया की माँ ने जिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर लिया। घंटों तक जिया दरवाजा पीटती रही पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। रात हो गई थी, वो अभी भी दरवाजे के बाहर ही थी। एक ही पल में उससे उसका परिवार, उसका प्यार, उसकी खुशियां सब छीन गया था। जिया उठी और सड़क पर चलने लगी। उसके जहन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। जिया बेखबर होकर सड़क पर आधी रात को चल रही थी। उसे जैसे अपना भी होश नहीं था। एक ही पल में उसका सब कुछ खत्म हो गया था। सब खत्म हो गया। आज मेरे दामन पर कैरेक्टरलेस होने का दाग लग गया। जिसके साथ मैंने पूरी जिंदगी जीने के सपने देखे, वो मेरे किरदार पर उंगली उठाकर मुझे ठुकरा कर चला गया। मेरे अपने परिवार वालों ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। मैं अपने इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? नहीं, मैं नहीं जी सकती। इतनी जिल्लत की जिंदगी मैं नहीं जी सकती। इससे अच्छा मैं अपनी जान ही दे दूंगी। इतना बोल जिया सड़क के बीचों बीच चलने लगी और फिर सड़क के बीच खड़ी हो गई। तभी सामने से आती एक तेज गाड़ी ने जिया को टक्कर मारी और जिया खून से लथपथ दूर जा गिरी। तभी गाड़ी चलाने वाला आदमी गाड़ी से उतरा और भागकर जिया के पास आया। ओह गॉड, ये तो बहुत जख्मी है, मुझे इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। उस शख्स ने तुरंत जिया को अपनी गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद जल्दी से उसे ओटी में शिफ्ट किया और अपने असिस्टेंट से बोला, माधव तुरंत टीम को बुलाओ, इमरजेंसी केस है। ओके सर, मैं सारी तैयारी करवाता हूँ। थोड़ी ही देर में जिया का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। डॉक्टर विशाल आर्या व्हाइट कोट पहने जिया का ट्रीटमेंट करने लगे। 2 दिन बाद जब जिया को होश आया तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर देख हैरान रह गई। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं जिंदा हूँ? तभी जिया के सामने वो आदमी आया। वो आदमी बेहद खूबसूरत था, जिसकी गहरी हरी आंखें थी और माथे पर बिखरे बाल थे। होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए उसने जिया से कहा, हाय, आई एम डॉक्टर विशाल आर्या। आप मेरी गाड़ी से टकरा गई थी। मैं आपको अपने हॉस्पिटल लेकर आ गया, बट थैंकफुली आप और आपका बच्चा दोनों ठीक है। बच्चे का नाम सुनकर जिया की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। ओह गॉड, ये मैं क्या करने जा रही थी? मैं अपने ही बच्चे को मारने चली थी। आप रो क्यों रही हैं? और आप सुसाइड क्यों कर रही थी? आप जानती हैं ना, अगर मेरी जगह कोई और होता तो अभी तक आप मर चुकी होती, क्योंकि एक्सीडेंट करने वाला भाग चुका होता। अपनी नहीं, अपने बच्चे और अपने बच्चे के पिता के बारे में तो सोचती। ये सुनकर जिया फूट फूट कर रो दी। आप मुझे बताइए आपके साथ क्या हुआ, मैं आपकी मदद करूंगा। जिया ने डॉक्टर विशाल को अपने बारे में सब बता दिया। जिया का दर्द देखकर विशाल की आंखें भी नम हो गई। उसने जिया के कंधे पर थपथपाया और दिलासा देते हुए कहा,
कोई करे या ना करे, मैं आप पर भरोसा करता हूँ और आपको अपनी जान लेने की जरूरत नहीं है। आज से आप मेरी जिम्मेदारी हैं। नहीं डॉक्टर, आपने मेरी जान बचाई है, इससे ज्यादा मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। और ये मेरा ऑर्डर है कि आज से आप मेरे साथ रहेंगी। आप मुझे अपना दोस्त कह सकती हैं। बेशक आज से आप मेरे दोस्त हैं डॉक्टर, बट मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती हूँ और मैं ये पता लगा के रहूंगी कि ये मेरे साथ कैसे और क्यों हुआ। ठीक है, आपको जब भी मदद चाहिए आप मुझे बता सकती हैं। यस डॉक्टर। दिन ऐसे ही बीतने लगे। डॉक्टर विशाल अक्सर जिया से मिलने आते थे। दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी, पर ऋषभ का दर्द अभी भी जिया के अंदर था। क्यों मुझसे मुंह मोड़ लिया ऋषभ? मैंने तो तुमसे कितना प्यार किया था और आज भी करती हूँ। काश तुम लौट आओ। जिया हर रोज थोड़ा थोड़ा मर रही थी और वो दिन भी आ गया जब जिया को एक खूबसूरत सी बेटी हुई। नर्स ने उस बच्ची को जिया को दिया। तभी उसने थोड़ी दूर खड़ी दो नर्स को आपस में बात करते हुए सुना। बताओ कैसे दिन आ गए, खुलेआम लोग हराम के बच्चे पैदा करने आ जाते हैं, जरा भी शर्म नहीं है इनको। सही कह रही हो तुम, ये जिया भी पता नहीं किसका बच्चा पैदा किया। उससे काम नहीं चला तो डॉक्टर विशाल जैसे होनहार डॉक्टर को अपने हुस्न के जादू से काबू में कर लिया। दिन रात बस इसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। अब ऐसी नीच लड़कियों के बारे में क्या बातें करनी। अब जैसी माँ वैसी ही इसकी बेटी भी ना निकले। उनकी बात सुनकर जिया गुस्से से थरथरा उठी और जैसे ही उनकी तरफ जाने लगी तो जिया के पास खड़ी नर्स ने कहा, रहने दीजिए मैम, इनका तो काम है दिन भर लोगों की चुगलियां करना, और अगर इनके मुंह बंद करवा भी दिए आपने तो और कितने लोगों के मुंह बंद करेंगी। जिस बच्चे के साथ पिता का नाम जुड़ा नहीं होता उसके हिस्से में ये सारी जिल्लत दुनिया भर के ताने लिखे होते हैं। तुम सही कह रही हो, पर मैं अपनी बच्ची को इस जिल्लत में नहीं जीने दे सकती। मैं अपनी बेटी के साथ वहाँ जाऊंगी जहाँ मेरी बेटी को कोई नाजायज ना कहे। मैम, आप डॉक्टर विशाल से शादी कर लीजिए ना। आप जानती हैं कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। आपके बच्चे को नाम भी मिल जाएगा। नहीं, एक बार एक इंसान पर भरोसा कर चुकी हूँ, अब किसी और पर नहीं। डॉक्टर विशाल मेरे दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे, पर मैं अपनी बेटी के हिस्से किसी का एहसान नहीं ले सकती। जिया ने अपनी बच्ची को लिया और नर्स के रोकने के बावजूद जिया आधी रात को वहाँ से चली गई और जैसे रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। अगली सुबह नहीं, जिया ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकती है? वो कैसे अकेली छोटी बच्ची के साथ रहेगी? तुम क्यों चली गई जिया? तुम जानती थी ना तुम्हें देखे बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता था। क्यों उसके धोखे की सजा तुमने मुझे दी? प्लीज लौट आओ जिया। डॉक्टर विशाल की आंखों में बेबसी के आंसू थे। उन्होंने जिया को हर जगह ढूंढा पर जिया उन्हें कहीं नहीं मिली। वक्त, महीने और फिर 3 साल बीत गए। 3 साल बाद, गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग ममाज प्रिंसेस, ये लो अपना चॉकलेट शेक। नो मामा, आप पहले ये बताओ मेरे दादा कहाँ है? मैं आपसे डेली पूछती हूँ कि मेरे पापा कहाँ है, पर आप मुझे बताते ही नहीं हो। लिली गुस्सा है आपसे। पर मेरी लिली गुड़िया को मैंने बताया है ना कि उसकी मामा ही उसकी मामा है और मामा ही उसकी दादा है। नो मामा, यू आर लाइंग। मेरे सारी फ्रेंड्स के दादा होते हैं, बस मेरे ही पता नहीं कहाँ है। आप देखना, मैं उनको ढूंढ लूंगी। इतना बोल लिली वहाँ से गुस्से से रूम में चली जाती है और जिया की आंखें आंसू से भर जाती है। अब आपको कैसे बताऊं बेटा, मैं ही नहीं जानती आपके डैडा कौन है। आपके मासूम सवालों का जवाब कैसे दूं मैं? काश कोई ऐसा चमत्कार हो जिससे मुझे पता लग पाए कि आपके डैडा कौन है। इतने सालों से उसने डॉक्टर विशाल से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था। वो गोवा में आकर बस गई थी, पर ऋषभ की प्यार भरी यादें आज भी उसके दिल में जिंदा थी, जिन यादों के सहारे वो जी रही थी। वैसे तो वो अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ गई थी,